हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट विद द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, इस लेक्चर में अब हम एक और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे जो आके नेशनल इनकम के लिए आपका बेसिक कंसेप्ट का बैकग्राउंड जितनी भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज और बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये हमारे आगे के आने वाले चैप्टर्स के लिए बैकग्राउंड प्रिपेयर करते हैं। जितने भी हमने पढ़े, जैसे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेशनल इनकम का है, तो नेशनल इनकम के अंदर ये सारे के सारे कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज होंगे। अब जैसे आप इसी इकोनॉमिक टेरिटरी की बात कर लें, इकोनॉमिक टेरिटरी जो है ये आपके नेशनल इनकम में कहाँ यूज होता है? देखिए, नेशनल इनकम के बहुत सारे डिफरेंट एग्रीगेट्स होते हैं और उन्हीं एग्रीगेट्स के अंदर एक एग्रीगेट होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या जिसको हम बोलते हैं जीडीपी। ये बहुत ही फेमस एग्रीगेट। ओके, अब अगर मैं जीडीपी के डेफिनेशन की बात करूं तो जीडीपी की डेफिनेशन बनती है, जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ सम टोटल ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the economic territory of the country during a particular period of time। जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं एक इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर, एक इकोनॉमिक टेरिटरी में, तो अब क्वेश्चन ये उठता है भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी। तो अब हम यहां समझ रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक टेरिटरी का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। फाइन, तो देखिए अब हम इकोनॉमिक टेरिटरी की बात करें। इकोनॉमिक टेरिटरी को कुछ लोग पॉलिटिकल बाउंड्रीज से कोरिलेट करते हैं, मींस पॉलिटिकल बाउंड्री ही इकोनॉमिक टेरिटरी होता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अपने आप में गलत कंसेप्ट है, बट ये अपने आप में एक इनकम्प्लीट कंसेप्ट है। ठीक है, इकोनॉमिक टेरिटरी का थोड़ा सा कंसेप्ट पॉलिटिकल बाउंड्री से थोड़ा सा वास्ट होता है। एक्चुअली होता क्या है, इकोनॉमिक टेरिटरी की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक टेरिटरी के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस लगती हैं। यूएनओ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली 3 कंडीशंस हमारी अगर फुलफिल हो जाएंगी तो वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी बन जाती है। सबसे पहले होता है देयर शुड बी और इट शुड बी अ ज्योग्राफिकल बाउंड्री। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास उसकी एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री होना चाहिए। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर इंडिया का मैप है तो ये जो ब्लैक लाइन जो आउटर सर्कल है ये हमारी इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री है। उसके बाद हमारे पास चाइना है, नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ताजिकिस्तान है, नीचे श्रीलंका है। तो इन सबकी अपनी अपनी एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री है। जो बाउंड्री जो पॉलिटिकल मैप के अंदर होती है दैट इज द ज्योग्राफिकल बाउंड्री। तो पहली कंडीशन ज्योग्राफिकल बाउंड्री होना चाहिए। तो ये आपके उस कंसेप्ट से कि भाई पॉलिटिकल बाउंड्री से कोरिलेट कर जाता है। बट सेकंड कंसेप्ट होता है यूएनओ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कि इट शुड बी एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नमेंट, एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नमेंट। ये जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है ये एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट एडमिनिस्टर्ड होना चाहिए। वहां पर वो स्पेसिफिक गवर्नमेंट रूल करती हो। जैसे हमारे इंडिया के अंदर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ऐसी चाइना के अंदर गवर्नमेंट ऑफ चाइना होगी, पाकिस्तान में जो भी रूलिंग पार्टी होगी वहां की होगी, नेपाल में अलग, श्रीलंका में अलग, बांग्लादेश में अलग। ठीक, फाइन। तो वहां पर एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट पूरी कंट्री के कामकाज को एडमिनिस्टर्ड करती हो। ठीक है, और ये तो सेकंड पॉइंट हो गया। और थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है विद इन विच, जिसके अंदर, ठीक है, कैपिटल, गुड्स एंड पर्सन सर्कुलेट्स फ्रीली। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। विद इन विच, जिसके अंदर अंदर, उस स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर अंदर 3 चीजें, क्या? पर्सन, हमारे आपके जैसे लोग, कैपिटल जो मनी है, पैसा, और थर्ड गुड्स सर्कुलेट्स फ्रीली, फ्रीली सर्कुलेट हो जाए। जिस एक्सटेंट तक वो गुड्स, पर्सन और कैपिटल फ्रीली सर्कुलेट हो सकती है वो एक्सटेंट हमारा ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, ज्योग्राफिकल टेरिटरी का कंसेप्ट है। अब जैसे मैं आपको बोलता हूं कि अगर हम इंडिया के अंदर बैठे हैं और यहां पर हमारे डिफरेंट स्टेट्स हैं, और मान लीजिए अगर मुझे कोई गुड्स महाराष्ट्र से हमें भोपाल पहुंचाना है तो ये बहुत इजीली पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र भी इंडिया के अंदर ही होता है, इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में आता है, और साथ साथ में मध्य प्रदेश भी ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया के अंदर ही इंक्लूड होता है। मींस यहां से इजीली गुड्स भी इजीली सर्कुलेट हो सकती है, कैपिटल भी इजीली सर्कुलेट हो सकती है, और पर्सन भी इजीली सर्कुलेट हो सकता है। मींस हमारी इस पूरी बाउंड्रीज के अंदर आप जहां चाहो कैपिटल को सर्कुलेट कर लो, जहां चाहो गुड्स को सर्कुलेट कर लो, और जहां चाहो, जहां तक भी चाहे पर्सन इजीली जा सकता है। मींस कहीं पर भी जाने के लिए कोई स्पेशल परमिशन की एक्चुअली रिक्वायरमेंट नहीं होती।
ये याद रखिएगा, इंडिया में अगर मैं इंदौर में हूँ, यहां से अगर मुझे यूपी में या राजस्थान में या फिर हिमाचल में या कश्मीर में कहीं भी जाना है तो मेरे लिए कोई स्पेशल परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई वीजा पासपोर्ट नहीं लगता। मुझे गुड्स भेजना है तो गुड्स भी इजीली और फ्रीली मैं यहां तक सर्कुलेट कर सकता हूं। कैपिटल इसलिए क्योंकि पूरी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर एक ही करेंसी चलती है, इसलिए कैपिटल का सर्कुलेट फ्रीली होना बहुत कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। फाइन, तो हमारे ये तीन कंसेप्ट हो गए। फर्स्ट, इट शुड बी अ ज्योग्राफिकल बाउंड्री एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच कैपिटल गुड्स एंड पर्सन सर्कुलेट्स फ्रीली। ये अपने आप में यूएनओ की डेफिनेशन है, तो ये हमारी अपने आप में एक डेफिनेशन बन गई। हम इसके अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट ज्योग्राफिकल बाउंड्री की बात करते हैं। थोड़ा सा इस कंसेप्ट को आप क्लियर कर लीजिए। ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो होती है, जैसे अगर हम इस ज्योग्राफिकल बाउंड्री की बात करें, अब हम इंडिया, हमारा जो इंडियन पेनिनसुला है, जो मींस तीन तरफ से क्या होता है, पानी से घिरा हुआ होता है, ये एक बहुत ही आइडियल मैप है। इसको अगर ज्योग्राफिकल बाउंड्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर सबसे पहले तो आती है हमारी ऑल लैंड बाउंड्रीज। जितनी भी हमारी लैंड बाउंड्रीज होती हैं ये सारी आ जाएंगी। ये जो रीजन है, जो पूरा का पूरा जो है, ये लैंड बाउंड्री से घिरा हुआ, इधर तो सारा का सारा ओशन आ गया, पानी आ जाएगा। बाकी ये जो रीजन है, इस एरिया में जो पाकिस्तान है, इधर चाइना है, यहाँ पर नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, तो ये जो पूरा का पूरा लैंड एरिया से घिरा हुआ है, ये कहलाता है हमारी लैंड बाउंड्रीज। इतना रीजन जो है, ऑल दीज कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ लैंड बाउंड्रीज। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड होता है एक एयर स्पेस। एयर स्पेस का मीनिंग होता है कि भाई हमारी एयर बाउंड्रीज मींस भाई अब कोई एक फ्लाइट है, अगर मान लीजिए कि अगर कोई एक फ्लाइट अगर कोई ऑपरेट करना है तो वहां पर जिस भी कंट्री के ऊपर से जाना होगा तो हमें उस स्पेसिफिक कंट्री के एयर स्पेस को यूज करने की परमिशन लेनी पड़ती है। मान लीजिए जैसे हमें यहां से मुंबई से एक फ्लाइट लेकर जानी है, मान लीजिए इधर मिडिल ईस्ट में कहीं पर, दुबई में या कहीं पर, या यूएस के अंदर जानी है, और अगर वो फ्लाइट पाकिस्तान के ऊपर से जाती है तो हमें पाकिस्तान गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगी उनके एयर स्पेस को यूज करने के लिए। सिमिलर वे में अगर पाकिस्तान को नेपाल तक अगर कोई फ्लाइट ऑपरेट करनी है, पाकिस्तान को बांग्लादेश तक कोई फ्लाइट ऑपरेट करनी है, तो वो इंडिया के एयर स्पेस को यूज करेगा। बाउंड्री एयर लैंड बाउंड्री के अंदर नहीं, एयर स्पेस को यूज करेगा। तो हमारी एक एयर स्पेस भी अपने आप में एक क्या होती है, ज्योग्राफिकल टेरिटरी का पार्ट अल्टीमेटली होती है। प्लस थर्ड होता है टेरिटोरियल वाटर्स। टेरिटोरियल वाटर्स की बात करें हम, उसको बोलें वाटर बाउंड्रीज की। अब देखिए यहां पर हमारे तीन साइड में जो है ये पानी है, ठीक है। अब हम इसके अंदर बोले कहां तक बाउंड्री पे, लैंड में तो हम पता लगता है कि भाई लैंड के अंदर हम भी कोई भी फेंसिंग लगा सकते हैं या कोई भी वॉल उठा सकते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हाँ ये हमारी लैंड बाउंड्रीज है। पानी के अंदर हम क्या करेंगे, तो इंटरनेशनल मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली ये बोला गया है कि किसी भी कंट्री के जो अपना लास्ट ये लैंड है, इसके बाद जो 12 नॉटिकल माइल्स तक जो होता है वो उस स्पेसिफिक कंट्री का टेरिटोरियल वाटर होता है, मींस उस स्पेसिफिक कंट्री की वाटर बाउंड्री होती है। जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए 12 नॉटिकल माइल्स आ रहा है, वैसे बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये जो होगा इतने इतने के अंदर, जो इसके अंदर होगा वो 12 नॉटिकल माइल्स का जो अपनी होगी वो इंडिया की ही ज्योग्राफिकल टेरिटरी मानी जाएगी। फाइन, तो और इसके बाद इस 12 नॉटिकल माइल्स के बाद अगर आप बाहर की तरफ निकल जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज द इंटरनेशनल वाटर्स। ठीक है, तो ये अगर लैंड बाउंड्री तो हमको क्लियर दिख रही है ज्योग्राफिकल बाउंड्री में, एयर स्पेस मैंने आपको बता दिया, और वाटर बाउंड्रीज के अंदर 12 नॉटिकल माइल्स होता है, और एक नॉटिकल माइल अप्रोक्सीमेटली 1.86 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली होता है, तो 12 नॉटिकल माइल अप्रोक्सीमेटली 22 किलोमीटर्स होते हैं। तो पानी में अगर मेजरमेंट के लिए करना होता है तो उसके लिए हम नॉटिकल माइल्स एक्चुअली यूज करते हैं। फाइन, तो ये हमारे तीन हो गए, लैंड बाउंड्रीज, एयर स्पेस और टेरिटोरियल वाटर्स, जो 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारी बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल्स तक आप मेजर कर लें तो वो हमारी ही कंट्री का टेरिटोरियल वाटर के अंदर कंसीडर एक्चुअली होता है। और उसके बाद फिर ये हमारा जो होता है इंटरनेशनल वाटर्स एक्चुअली स्टार्ट हो जाते हैं। फाइन, अब इस ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अलावा जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है, इसके अंदर कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो आपकी इकोनॉमिक टेरिटरी के कंसेप्ट को थोड़ा सा चेंज करेंगे। होता यह है कि भाई ये पॉलिटिकल बाउंड्री जो होती है, हम आप बोल सकते हैं सर जितनी आपने बात की उसके अकॉर्डिंगली तो पॉलिटिकल बाउंड्री का ही कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, बट ऐसा होता है कि इकोनॉमिक और ज्योग्राफिकल टेरिटरी में कभी कभी ऐसा होगा कि फिजिकल एरिया तो, लैंड एरिया तो हमारी कंट्री का होगा, इंडिया का होगा, लेकिन वो इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ चाइना होगी। ठीक है, या हो सकता है कि भाई हमारे यहाँ पर लैंड स्पेस बांग्लादेश का होगा लेकिन वो इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया होगी, लैंड स्पेस यूएस का होगा लेकिन इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया होगी, लैंड स्पेस इंडिया का होगा लेकिन वो इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ यूएस होगी। तो ये बेसिकली कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो हमको समझना जरूरी होते हैं। उसके अंदर फर्स्ट होता है सारी जितनी भी एम्बेसीज होती हैं,
सबसे पहले जो होंगी एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स, ठीक है। एम्बेसीज होंगी ना भाई, जो किसी भी कंट्री की एम्बेसीज होती हैं, जैसे हमारे न्यू दिल्ली के अंदर डिफरेंट कंट्रीज की एम्बेसीज बनी हुई हैं। अब अगर मान लीजिए वहां पर यूएस एम्बेसी है, तो देखा जाए तो वो फिजिकल लैंड एरिया तो इंडिया का है, मींस पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया है, लेकिन इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ यूएस कहलाएगा, क्योंकि वहां पर जो होता है वो सारा का सारा यूएस के जो रेगुलेशंस एक्चुअली उसके अंदर चलते हैं। तो कहने का मीनिंग ये कि हो सकता है कि वो पॉलिटिकल बाउंड्री किसी एक कंट्री की हो, लेकिन इकोनॉमिक टेरिटरी किसी दूसरी कंट्री की हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में जितनी भी कंट्रीज की एम्बेसीज होंगी वो पॉलिटिकली तो इंडिया के अंदर होंगी, लैंड या फिजिकली तो इंडिया की बाउंड्री में होंगी, लेकिन इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ दैट स्पेसिफिक कंट्री कहलाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम दूसरी कंट्रीज की बात करें, यूएस के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है तो वो इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया कहलाएगी, पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ यूएस है बट इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया कहलाएगी, ठीक है, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम जो स्टाफ होता है वो उसी स्पेसिफिक कंट्री का होता है और वहां से उसकी सैलरी भी उधर से ही एक्चुअली रिलीज होती है, तो वहां तक पर्सन और कैपिटल और गुड जो है उसी स्पेसिफिक कंट्री की फ्रीली सर्कुलेट हो जाती है। तो सबसे पहले स्पेसिफिक एम्बेसीज, दूसरे होते हैं कॉन्सुलेट्स। भाई देखिए, एम्बेसीज जो होती है वो यूजुअली किसी एक स्पेसिफिक कैपिटल के अंदर होती है और कॉन्सुलेट जो होते हैं वो अलग अलग जगह पर होते हैं। और ये एम्बेसीज और कॉन्सुलेट जो होते हैं ये एक स्पेसिफिक कंट्री के अंदर दूसरी कंट्री के, जैसे अगर हम बात करें कि हमारी कॉन्सुलेट मायना मान लीजिए कि बांग्लादेश के अंदर हमारा एक एम्बेसी या कॉन्सुलेट है, तो अब ये किसका काम क्या है, वहां पर रहने वाले जितने भी इंडियंस हैं या इंडियंस को कोई प्रॉब्लम आती है या इंडियन गवर्नमेंट को अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो क्या करेगा, सीधे बांग्लादेश के अंदर सिचुएटेड इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करेगा, या वहां पे लोगों को प्रॉब्लम से गल्फ के अंदर बाई चांस अगर कोई या कहीं किसी भी कंट्री के अंदर अगर कोई इंडियन सिटीजन फंस जाता है तो वो वहां की एम्बेसी या कॉन्सुलेट से कांटेक्ट करता है, फिर वो उसकी हेल्प करती है। तो एक्चुअली कहने का मीनिंग ये कि ये कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज वहां के रहने वाले सिटीजन की और दूसरी लोग कामों के लिए भी एक्चुअली बनी हुई होती है। एनीवे, उसके बाद थर्ड होता है इसके अंदर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स या मिलिट्री बेसिस। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स का सबसे अच्छा एग्जांपल मैं देता हूं। देखिए, हमारी कंट्री का तो कोई ऐसा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कहीं है नहीं, लेकिन यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स बहुत सारी कंट्री में। अभी थोड़ा साल पहले तक उनके जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स थे वो अफगानिस्तान के अंदर भी थे, ठीक है। अभी एक आध साल पहले उन्होंने अफगानिस्तान को छोड़ करके चलेगा, उससे पहले उनके यहाँ पर इराक में थे, ईरान में थे, सऊदी अरेबिया में, तो उनके अपने एक मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स और मिलिट्री बेसिस बने हुए हैं। ऐसे ही अगर चाइना की कई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स बने, अब कहने को तो वो लैंड एरिया किसका है, वो अफगानिस्तान का है, बट वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट किसका है, वो यूएस का है, तो वो कहलाएगा इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ यूएस, ठीक है। सिचुएटेड कहां पर है, अफगानिस्तान में, लैंड एरिया किसका है, अफगानिस्तान का, लेकिन वो इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ यूएस बेसिकली कहलाएगा, क्योंकि वहां पे जो सोल्जर्स हैं वो यूएस के हैं, सैलरी भी उनकी उधर से ही आएगी। मींस फिर वही तीसरी कंडीशन, पर्सन कैपिटल एंड गुड्स सर्कुलेट्स फ्रीली वाला कंसेप्ट एक्चुअली लग जाएगा। तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो होंगे किसी दूसरी कंट्री में होंगे, लेकिन बेसिकली वो कहलाएंगे किसी दूसरी कंट्री के। उसके बाद हमारा आता है एक्सेप्शन 2। इसके अंदर आ जाएंगे जितने भी शिप्स हुए, एयरक्राफ्ट्स हुए या कोई से भी वेसल्स हुए, मान लीजिए अगर दूसरी कंट्री में है और अगर कोई दूसरी कंट्री उसको ऑपरेट करती है, मान लीजिए कि हमारी एयर इंडिया है वो, और एयर इंडिया जो है बाय चांस बांग्लादेश टू चाइना, ये मान लें कि यूएस से लेकर तो चाइना के बीच में एक फ्लाइट ऑपरेट करती है। अब देखा जाए तो वो यूएस भी हमारी कंट्री के बाहर है और चाइना भी हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के बाहर है, लेकिन वहां पर ऑपरेट करने वाली कंपनी कौन सी है, एयर इंडिया, जो इंडिया की है। तो ये भी वो जो जितना भी अर्निंग्स होगी वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी की अर्निंग्स ही मानी जाएगी, मींस वो हमारी कंट्री का इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होगा। या मैं कहूं कि मान लीजिए कोई सी भी एक मान लीजिए एमिरेट्स की एक फ्लाइट है, वो एमिरेट्स की फ्लाइट जो होती है दिल्ली टू चाइना या दिल्ली टू बांग्लादेश या दिल्ली टू पाकिस्तान, कराची या इस्लामाबाद बेसिकली चलती है, तो वो हो जाएगी इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ दैट स्पेसिफिक कंट्री, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की मान ली जाएगी उसमें। फाइन, तो चाहे वो शिप्स हों, चाहे वेसल्स हों, चाहे एयरक्राफ्ट्स हों या एयर जो अपने फ्लाइट्स हों, वो बेसिकली अगर दो कंट्रीज के बीच में चलती हैं लेकिन है किसी और कंट्री की, तो वो उस स्पेसिफिक कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड एक्सेप्शन है हमारे फिशिंग वेसल्स, ठीक है। फिशिंग वेसल्स होंगे, ऑयल होंगे, नेचुरल गैस रिग्स हो जाते हैं, तो ये जो होंगे, और ये होंगे कहाँ पर, इन इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर। मैंने क्या बोला, इंटरनेशनल वाटर्स। इस इंटरनेशनल वाटर के अंदर अगर इंडिया का कोई शिपिंग वेसल है, कोई नेचुरल गैस रिग है या ऑयल रिग है जो वहाँ से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, गैस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे हमारे रिलायंस के नेचुरल गैस रिग्स और ऑयल गैस रिग्स जो हैं वो बेसिकली इस एरिया के अंदर है, तो वो भी है, वो इंटरनेशनल वाटर में, लेकिन वो भी हमारी कंट्री का ही
बेसिकली पार्ट माना जाएगा, हमारी कंट्री की ही इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर एक्चुअली इंक्लूड होगा। बिसाइड्स अगर हमारे यहाँ का कोई फिशरमैन है वो, और अगर वो फिशरमैन जाकर के इंटरनेशनल वाटर में जाकर अगर उनको परमिशन है वहां से अगर वो शिप फिशिंग करते हैं और वहां से जो भी प्रोड्यूस लेकर आते हैं तो वो भी हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का ही अल्टीमेटली पार्ट माना जाएगा। फाइन, तो ये हमारा कंसेप्ट था इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, जो आगे नेशनल इनकम के अंदर बहुत ज्यादा काम आने वाला है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है, काम का लगता है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।